Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of December 2022। 8 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब अगर आप दें तो थोड़ी बहुत आपकी तैयारी मैं मान सकता हूँ कि हो रही है या कर रहे हैं आप लोग। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, उसमें शर्माने का बिल्कुल नहीं है, वो आपको करना है फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, नाउ यू कैन सी इन द स्क्रीन्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द प्रिजन्स एक्ट 1894 कंटेन्स स्पेसिफिक प्रोविजंस रिलेटेड टू पैरोल एंड फर्लो। कल का क्वेश्चन है, कल मैंने आपको पढ़ाया था पैरोल एंड फर्लो में, तो ये चीज़ बताई थी। सेकंड स्टेटमेंट है प्रिजन्स फॉल इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि इसका पहला स्टेटमेंट गलत है। मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रिजन्स एक्ट 1894 जो है उसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है पैरोल एंड फर्लो के रिगार्डिंग, ठीक है ना। ये हर स्टेट अलग अलग प्रोविजंस बना करके रखा हुआ है सबने, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज नॉट दी राइट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रिजन्स जो है दे फॉल इन द स्टेट लिस्ट, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रिजन्स स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी कि 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में आते हैं, तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम आए तो दूसरा सवाल है माउंट सुमेरु विच इज एन सेमेरू सॉरी इट इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन। तो माउंट सेमेरू एक एक्टिव वॉल्केनो कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, रशिया या ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, इंडोनेशिया, ठीक है ना। सो माउंट सेमेरू एक एक्टिव वॉल्केनो है, इट इज इन इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेपो रेट को बढ़ाने से इनमें से क्या चीज़ें होंगी? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द रेपो रेट? इनमें 3 ऑप्शंस दिए हैं। तो ये कह रहा है कि रेपो रेट बढ़ाने से क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा? पहला स्टेटमेंट है इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। सेकंड है इंक्रीज इन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा है इंक्रीज इन बोरोइंग कॉस्ट फॉर बैंक्स। तो क्या बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन रेपो रेट? अब देखो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात, मैंने आपको कई बार समझाया है कि रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होता है, ना कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। तो इन्फ्लेशन विल नॉट इंक्रीज, इन्फ्लेशन विल डिक्रीज। मैंने आपको बताया ना कि CRR हो, चाहे SLR हो, चाहे रेपो रेट हो, इन सभी में अगर आप इंक्रीज करेंगे तो इट विल लीड टू द डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। मतलब ये सारे इन्फ्लेशन से लड़ने के ही मेथड्स हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, तो फर्स्ट विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं, इंक्रीज इन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्रीज, अगर परचेज में इंक्रीज हो, मतलब डिमांड ज़्यादा हो, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इसका मतलब है कि सेकंड वाला भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि अगर आप रेपो रेट बढ़ाएंगे तो इट विल डिक्रीज इन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रेपो रेट बढ़ाने से क्या है, बोरोइंग महंगी होगी बैंक्स के लिए, मतलब बैंक्स जो पैसा RBI से लेते हैं वो उनको ज़्यादा रेट में मिलेगा, ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो लोन भी ज़्यादा महंगा देंगे। जब लोन महंगा कर देंगे तो लोग लोन कम लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लोन उस समय महंगा है। अब लोन अगर लोग कम लेंगे तो वो डिमांड कम करेंगे, और अगर वो डिमांड कम करेंगे तो वो कम खरीदेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है इंक्रीज इन बोरोइंग कॉस्ट फॉर द बैंक्स। तो ये तो हमको पता ही है कि रेपो रेट बढ़ाने से जो बोरोइंग कॉस्ट है बैंक्स की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे बैंक्स RBI से पैसा ले, वो रेपो रेट हो गया, है ना। तो ये चीज़ तीसरी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर विल बी 3 ओनली। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये 3 सवाल आपने सही सॉल्व किए होंगे, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगली जो न्यूज़ है वो भी इसी से रिलेटेड है, एक बार फिर मैं आपको और क्लियर बता दूं। फ्रंट पेज की सबसे बड़ी न्यूज़ यही है, RBI गोज स्लो ऑन रेट्स, लिमिट्स इंक्रीज टू 35 BPS। अब यहाँ पे RBI अपनी जो उनकी पॉलिसी बनाते हैं, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, तो अब इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट का इंक्रीज़ है उनको थोड़ा लिमिटेड रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कल वाली बात को ही कंटिन्यू किया है गवर्नर ने। कल आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि द वर्ल्ड बैंक सेड दैट कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो उसके प्रोडक्शंस उन्होंने बढ़ाए थे, और कहा था कि ये ग्लोबल स्लो डाउन के कारण इंडिया की जो ग्रोथ है वो कम हुई है, नॉट बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ इंडिया। वही चीज़ शक्तिकांता दास जी ने भी कही कि हमारी जो ग्रोथ है अच्छी चल रही है। हाँ, हो सकता है कि ग्लोबल फैक्टर्स के कारण हमारी जो ग्रोथ हो थोड़ी मॉडरेट हो जाए, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो हमारे गवर्नर ने बताई कि जो पहले इन्फ्लेशन का वर्स्ट फेज चल रहा था, जो इन्फ्लेशन, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन 7-8% की
रेंज में चला गया था। और आप सबको ये भी पता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अकॉर्डिंग जो हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन होना चाहिए वो 4 ± 2% यानी कि 6% से 2% से लेकर के 6% तक ही होना चाहिए। और हमारा इन्फ्लेशन चल कितना रहा था, 7-8% के आसपास चल रहा था। तो वो इन्फ्लेशन भी अब मॉडरेट हो चुका है। द इन्फ्लेशन हैज़ मॉडरेटेड नाउ, दिस इज व्हाट द शक्तिकांता दास गवर्नर ऑफ RBI सिंह। इसके अलावा हाँ, फ्यूचर में हमको थोड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा एंड इसी सब को देखते हुए बहुत सोच समझ के देखो, दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना होता है। मैंने आपको कई बार कहा है कि इन्फ्लेशन को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपकी सारे रेट्स बढ़ा देंगे, लेकिन जब ये आप सारे रेट्स बढ़ाएंगे तो जैसा अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा, आपका परचेज कम हो जाएगा प्रोडक्ट्स का, आपकी डिमांड कम हो जाएगी। आपका डिमांड अगर कम होगी तो आपका प्रोडक्शन कम होगा, तो आपकी ग्रोथ को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों में आपको एक बैलेंस बना करके रखना चाहिए। क्यों गवर्नर एक साथ रेपो रेट खूब सारा बढ़ा करके इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं कर देता? इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर वो इतने ज़्यादा रेट बढ़ा देंगे तो आपकी बाकी जो ग्रोथ एस्पेक्ट है, जो डिमांड है, वो सब भी तो डिक्रीज होने लगेगी। रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो लोन बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाएंगे। लोन बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे तो जिनको बाइक खरीदनी है, स्कूटी खरीदनी है, किसी को घर खरीदना है, किसी को कुछ खरीदना है, ये सारे लोन्स महंगे हो जाएंगे। और ये सारे लोन्स जब महंगे होंगे तो लोग इसको डिले करेंगे। ऐसा नहीं कि लोग महंगे लोन ले लेंगे, वो वेट करेंगे कि लोन सस्ते जब होंगे तब हम लेंगे। ठीक है, तो दिस विल लीड टू द डिक्रीज इन द डिमांड एंड ऑल, एंड इसी कारण से ग्रोथ कम हो जाती है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द टू। तो आपको दोनों में, चाहे इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो चाहे ग्रोथ हो, दोनों में आपको एक बैलेंस बना करके रखना होगा। और जब ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन उसका एक आफ्टर इफेक्ट ही है। ये भी हमने देखा है, कई बार हमने डिस्कस किया है कि जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, जब लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा आने लगता है तो सभी डिमांड करने लगते हैं, और जब सभी डिमांड करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। और अगर आपकी सप्लाई डिमांड को मैच नहीं कर पा रही है, समझना इस चीज़ को, आप सब लोग के पास पैसा आने लगा, ग्रोथ खूब होने लगी इंडिया की, सबके पास हाथ में पैसा आने लगा, ऑब्वियस सी बात है सभी डिमांड करेंगे। जब सभी डिमांड करेंगे तो उतना ही प्रोडक्शन भी होना चाहिए उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए। अब सपोज करो कि अगर प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ या सप्लाई उतनी नहीं है और डिमांड बढ़ती जा रही है तो व्हाट विल हैपन? महंगाई, ऑब्वियस सी बात है। फिर वही लोग खरीद पाएंगे जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा, तो बोलियां लगने लगेंगी, है ना, चीज़ों की। तो इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। तो दैट इज द थिंग कि ग्रोथ का एक आफ्टर इफेक्ट है इन्फ्लेशन, आप कह सकते हैं इट इज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ओनली। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब कल दिल्ली में MCD पोल्स के रिजल्ट आए जिसमें आम आदमी पार्टी ने 15 साल का जो बीजेपी का वो राज था MCD का, उसको एंड किया और इस बार 134 सीट जो वार्ड्स जो हैं उसमें आपको विजय मिली है, बीजेपी को 104 वार्ड्स में विजय मिली है ना। तो दिस इज द थिंग विच हैज़ हैपेंड, ये आपको पता होना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो एक दो न्यूज़ आर्टिकल्स और हैं, लेट मी टेल देम। ISRO inks MOU to establish Space Tech Innovation Network SIN, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। SIN स्पिन, जिसको उन्होंने नाम लिया है स्पिन, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, स्पिन नाम का नेटवर्क। तो ISRO यानी कि ISRO ने साइन किया MOU, किसके साथ साइन किया है? सोशल अल्फा। अब ये सोशल अल्फा क्या है? एक मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए एक मल्टी स्टेज इनोवेशन क्यूरेशन का काम करता है ना। जैसे पिच क्यूरेटर नहीं होते हैं, उसको क्यूरेट करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं। तो जो हमारे एक मतलब इनोवेशन करने वाले लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको क्यूरेट करते हैं, उनको क्यूरेशन का काम उनके क्यूरेशन का काम करते हैं। एंड वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है ये, जिसका नाम है सोशल अल्फा। उसके साथ MOU साइन किया है ISRO ने टू लॉन्च स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन क्या है? स्पिन इंडिया का पहला डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर इनोवेशन क्यूरेशन वेंचर डेवलपमेंट फॉर द बर्जॉनिंग स्पेस एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। तो बेसिकली ISRO के साथ मिलने का क्या था? देखो, सोशल अल्फा जो है वो ऑलरेडी क्यूरेशन का काम कर रहा था, किसका? एंटरप्रेन्योर्स का नॉल। लेकिन अब जो ये करेंगे, ये एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी, ये जो स्पिन प्लेटफॉर्म है, ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बना दिया गया है फॉर स्पेस टेक एंटरप्रेन्योर्स एंड स्पेस टेक इनोवेटर्स के लिए, ठीक है ना। तो इट्स वन ऑफ द काइंड इन पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन फॉर स्टार्टअप्स एंड SMEs इन द स्पेस इंडस्ट्री। तो बेसिकली दिस कोलैबोरेशन is for the space industry startups and entrepreneurs। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिन, ये जरूर याद रखना। there may be a question on this। सोशल अल्फा भी याद रखना, ये प्राइवेट बॉडी है ना।
और इसरो तो याद ही रहेगा। इस पे फोकस किस पे करेगा? इट विल फोकस ऑन फैसिलिटेटिंग द स्पेस टेक एंटरप्रेन्योर्स इन 3 डिस्टिंक्ट इनोवेशन कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में बेसिकली ये फोकस करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। पहली टेक्नोलॉजी है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज एंड डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस। दूसरा है इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर स्पेस एंड मोबिलिटी, एंड तीसरी है एरोस्पेस मटेरियल सेंसर्स एंड एवियोनिक्स। ठीक है ना? तो इन फील्ड्स में अगर आप इनोवेशन कर रहे हैं, मतलब कि या जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज में, या फिर आप स्पेस एंड मोबिलिटी एंड इसमें कर रहे हो, एंड तीसरा अगर आप एरोस्पेस मटेरियल सेंसर्स एंड एवियोनिक्स में अगर रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर कुछ भी इनिशिएटिव ले रहे हो, तो वहाँ पे आपकी मदद की जाएगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली देखिए आप न्यूज़ यहाँ पे, कौंडिन्य सेंचुरी सीज मैसिव शिफ्ट एज ऑल फीमेल हर्ड फ्रॉम तमिलनाडु इंटर्स चित्तूर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 18 मेंबर हर्ड है फीमेल एलिफेंट्स का फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ गुडियट्टम एंड परनामबट्टू। ये परनमबट्टू और गुडियट्टम के फॉरेस्ट से, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ से मूव कर रहे हैं टू द कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोन इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये लिख लीजिएगा, कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये अपने नोट्स में आप ऐड कर लीजिए। कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? इट इज़ इन चित्तूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। और ये गुडियट्टम और परनमबट्टू जो है ये तमिलनाडु की लोकेशन से, वहाँ के फॉरेस्ट से ये 18 फीमेल एलिफेंट का हर्ड जो है वो इंटर कर गया है टू द रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, चित्तूर। आई होप यू विल मेक अ नोट ऑफ दिस। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ये भी आपने अपने नोट्स में ऐड कर लिया होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है एडिटोरियल पार्ट की, बिम्स्टेक एज की टू अ न्यू साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर। अब ये जो आर्टिकल है बहुत अच्छा आर्टिकल है। हालांकि आप सबको पता है कि 8 दिसंबर को सार्क का फॉर्मेशन हुआ था एज अ सार्क चार्टर डे के रूप में। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर डे मनाया जाता है, ठीक है ना? और सार्क का जो फॉर्मेशन है कब हुआ था? तो सार्क का फॉर्मेशन हुआ था 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है ना? सार्क का फॉर्मेशन कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985, यानी कि 37 साल पहले। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके मेंबर्स आपको पता है साउथ एशियन मेंबर्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये इसके मेंबर्स हैं। एंड ये क्यों बनाया गया था? टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ एशिया। इसमें म्यांमार नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। म्यांमार इसका पार्ट नहीं है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और म्यांमार को सार्क का हिस्सा बता देते हैं, बट सार्क का हिस्सा नहीं है म्यांमार, ठीक है ना? बिम्स्टेक का हिस्सा ज़रूर है, ठीक है ना? लेकिन ऑथर का ये कहना है कि सार्क हैज़ फेल्ड एब्जेक्टली इन अकम्प्लिशिंग मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन के, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, वो पूरे नहीं कर पाया सार्क। क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज ऑफ द इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच रखी, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड रखा सार्क के अंतर्गत। ये सब लिख लीजिएगा पॉइंट कि सार्क क्यों फेल हो गया। सार्क फेल इसलिए होगा क्योंकि इंडिया और जो पाकिस्तान है उसके बीच के रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो पाए। सेकेंड रीजन ये है कि पाकिस्तान की जो अप्रोच रही है टुवर्ड्स सार्क, दैट हैज़ बीन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट। ये मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने वाली, हर चीज़ में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट आया था, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए आया, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया। 2014 से कोई भी सार्क का समिट हुआ ही नहीं है। सोचो अब आप लोग, तो एक तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सार्क जो है, इट हैज़ बिकम प्रैक्टिकली डेड। क्योंकि बीच बीच में जो पाकिस्तान ने अटैक किया, इंडिया के ऊपर भी अटैक किया, उरी हमला किया, ये सारी चीज़ें हमने देखा, कई चीज़ें हुई। तो ऑल दिस थिंग्स हैव हैपेंड एंड इस कारण से सार्क जो है प्रैक्टिकली एक तरीके से डेड ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। सार्क अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता था, बट उतना हुआ नहीं। एंड यहाँ पे आपको पता है कि एक और इनिशिएटिव चल रहा था इंडिया की तरफ से, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, SAU, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत क्रिटिकल था इंडिया के सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने के लिए। इंडिया इसको इनिशिएट कर रहा था, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को। तो मतलब कि जब सार्क वीक होगा तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स भी वीक हो जाएंगे। तो ये ऑल दैट हैज़ बिकम
मतलब एक तरीके से सार्क जो है वो डिफंक्ट हो चुका है, इनकैपेसिटेशन ऑफ सार्क हो चुका है, देयर हैज बीन अ इनकैपेसिटेशन ऑफ सार्क, मतलब सार्क अपने आप में कोई पावर नहीं रखता है एज ऑफ नाउ। तो अब ऑथर ने कहा कि तो फिर क्या, अब साउथ एशियन रीजन के लिए कैसे हम एक इनिशिएटिव ऐसा बनाएं जो हमको थोड़ा यूनिकनेस प्रोवाइड करे, जो हमको थोड़ा अपनी अलग पहचान प्रोवाइड करे इस रीजन को। तो यहाँ के लिए ऑथर ने बोला कि भैया दूसरा इनिशिएटिव आपके पास बिम्स्टेक बचा है। देयर हैज बीन अ सेकंड इनिशिएटिव दैट इज द बिम्स्टेक इनिशिएटिव, जिसका फॉर्मेशन 1997 में हुआ था। आप सबको पता होगा कि बिम्स्टेक का जो फॉर्मेशन है वो 1997 में हुआ था। तो इसके भी अब कितने साल हो चुके हैं, इसके भी अब 25 साल हो चुके हैं। देयर आर 25 years as of now for the BIMSTEC as well। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। ये आपका इसका सेक्रेटेरिएट भी बांग्लादेश ढाका में है और इसका फॉर्मेशन 1997 में हुआ था, मतलब 25 साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप इसको याद रख सकते हैं, यू कैन रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स रिगार्डिंग दैट, है ना। और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, मैं आपको मेंबर्स बता दूं बिम्स्टेक के। तो बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं आपका बांग्लादेश, ठीक है, फर्स्ट इज़ बांग्लादेश, सेकंड इज़ भूटान BB, तीसरा इंडिया, देन म्यांमार, देन नेपाल, देन S से श्रीलंका, T से थाईलैंड, ठीक है ना। तो दीज आर द कंट्रीज एंड दे आर अमंग द कंट्रीज विच आर डिपेंडेंट अपॉन द बे ऑफ बंगाल रीजन, इसीलिए इसको बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज योर थिंग। मेंबरशिप है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये 7 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। और 1997 में ये जो है इसका फॉर्मेशन किया गया था, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1997। और दीज आर द फैक्ट्स विच यू कैन रिमेंबर। ऑब्जेक्टिव्स इसके बहुत सारे हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को बढ़ाना, एनर्जी सिक्योरिटी करना, टेक्नोलॉजी में ग्रोथ करना, फिशरीज, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ का डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, काउंटर टेररिज्म, मतलब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख लो आप लोग, क्योंकि कई बार यूपीएससी ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेता है कि बिम्स्टेक के कौन कौन से नहीं। पॉवर्टी एलिविएशन है कि नहीं, यस है। काउंटर टेररिज्म है कि नहीं, यस है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, कल्चरल कोऑपरेशन है, क्लाइमेट चेंज को रोकना, ये सारे इसके कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ऑथर ने वही कहा कि हमको चाहिए बिम्स्टेक में अब हम चीज़ें शिफ्ट करने लगे सार्क की जो थी, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिम्स्टेक के अंदर आर्टिकल 6 है जो कि एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स की बात करता है। तो हम नए मेंबर्स अगर इंक्लूड करना चाहें, जैसे मालदीव्स है, मालदीव्स अभी इसका मेंबर नहीं है बिम्स्टेक का, अगर आप देखें तो मालदीव्स को आप इंक्लूड कर लें तो साउथ एशियन रीजन में पाकिस्तान छोड़ करके बाकी कंट्रीज आ जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि सार्क में आई थिंक अफगानिस्तान अपन ने नहीं बोला, अफगानिस्तान साउथ एशिया का पार्ट है। अच्छा, बोला था, है ना, अफगानिस्तान भी उसका पार्ट है ना। तो कई लोग हो सकता है आपके नोट्स में भी नहीं लिखा हो, लेकिन लिख लीजिएगा, अफगानिस्तान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया ओनली, तो उस कारण से उसका मेंबर है। हाँ, अब यहाँ पे ऑथर ने एक बात ज़रूर कही है कि भैया एक फॉर्मूला है जो कि आसियान मेंबर्स यूज़ करते हैं, आसियान -X फार्मूला। आसियान आपको पता होगा कि आसियान में 10 मेंबर्स हैं, वैसे 10 ही मेंबर्स हैं। इंडिया उसके 10 मेंबर्स में तो नहीं आता है, लेकिन एसोसिएट मेंबर में आप कह सकते हैं कि उसमें ऑब्जर्वर इन सब में आता है। तो अब देखो आसियान के कितने मेंबर हैं, आसियान के 10 मेंबर हैं। उनमें एक फार्मूला यूज़ होता है आसियान -X फार्मूला। आसियान -X फार्मूला क्या है, मतलब कि अगर आसियान कंट्रीज़ के अंतर्गत कोई 2 कंट्रीज़ कोई चीज़ निगोशिएट कर रही हैं, देखो ये फार्मूला, इट अलाउज 2 और मोर आसियान मेंबर्स टू इनिशिएट निगोशिएशंस फॉर इकोनॉमिक कमिटमेंट। मतलब कि अगर कोई मेंबर ऐसा है जो नहीं चाहता है कि ये चीज़ हो, जैसे पाकिस्तान क्या कर रहा था, बार बार वीटो कर दे रहा था, कोई चीज़ हो रहा है तो पाकिस्तान ऑब्स्ट्रक्शन डाल करके वीटो कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे मान लो आसियान के 10 मेंबर हैं और 7 मेंबर मान रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो आसियान -X मतलब आसियान -3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 7 एग्री कर रहे हैं और 3 एग्री नहीं कर रहे हैं, तो ये A-3 वाला हो जाएगा फंडा। आसियान -X बोलते हैं इसको फॉर्मूला, क्योंकि मतलब जितने कंट्री निगोशिएट कर रही हैं उनमें वो चीज़ हो जाएगी, मतलब इट विल बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आसियान एज वेल, ठीक है। तो आसियान -X के नाम से इसको किया जा सकता है, मतलब उसको वीटो नहीं कर सकता कोई। तो ये एक चीज़ ऑथर ने कही कि बिम्स्टेक में भी होनी चाहिए, बिम्स्टेक -X का फॉर्मूला आपको अलाउ करना चाहिए, ताकि अगर इंडिया मान लो बांग्लादेश या थाईलैंड के साथ कोई कंडक्ट करना चाहता है, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कोई अंडर द बिम्स्टेक अम्ब्रेला, तो वो कर सके ताकि, ठीक है ना। तो ये एक फार्मूला को इंक्लूड करने की बात जरूर कही गई है। मेंबर्स में मालदीव्स को इंक्लूड करने की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑथर ने यहाँ पे बताई हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड ऑथर ने लास्ट में ये भी सजेशन दिया कि जो आप साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का फंडा ले रहे थे सार्क में, इसको आप ट्रांसफर कर लो टू द बिम्स्टेक, लीगल वेज निकाल लो एंड जस्ट ट्रांसफर दिस साउथ एशियन यूनिवर्सिटी टू
द बिम्स्टेक फंडा, एंड यहाँ पे फिर आप अपने उसको प्रमोट कर सकते हो। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, द इम्पास ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब यहाँ पे बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है, फिर से चल रहा है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, 2014 के आसपास नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम की एक बॉडी बनाई गई। 2014 में पार्लियामेंट ने पास किया 99th अमेंडमेंट एक्ट, देखो लिखा भी है एनजेसी 99th अमेंडमेंट एक्ट के रूप में पार्लियामेंट ने पास किया 2014 में। इसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, विच टुगेदर प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन। इसमें क्या बोला गया कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई जाएगी विच विल बी अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। क्या, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई जाएगी जो कि किसको अपॉइंट करेगी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को। एंड दिस कमीशन विल रिप्लेस द कोलिजियम सिस्टम। ये किसको रिप्लेस करेगा, कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करेगा, ठीक है ना। प्रेसिडेंशियल असेंट दिया गया बिल को कब, 31 दिसंबर 2014 को, ठीक है ना। आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डील करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसमें आर्टिकल 124(2) जो है, इट स्टेट्स दैट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, है ना। तो जो कोलिजियम था, इसका लीगल बेसिस यहाँ पे उन्होंने बनाया। आप सबको पता है कोलिजियम का लीगल बेसिस आपको जजेस केस से बना, 1981 का फर्स्ट जजेस केस, 1993 का सेकंड जजेस केस, 1998 का थर्ड जजेस केस। मतलब एग्जैक्टली जो वर्डिंग है उसमें कोलिजियम कहीं नहीं आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। वो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जो जजेस है दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, है ना। तो वो केवल इतना कहता है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया इन द जजेस केस, ठीक है ना। जजेस केस जो हम फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस बोलते हैं, उसमें किया, ठीक है। और इस सिस्टम को रिमूव किया गया बाय द एनजेएसी, ठीक है। तो इसमें एक नया आर्टिकल इंक्लूड किया गया था, आर्टिकल 124A। आर्टिकल 124A जो है उसने क्रिएट किया एनजेएसी को, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया विच विल रिप्लेस द कोलिजियम सिस्टम। आर्टिकल 124B था जिसने कहा कि एनजेएसी के पास पावर रहेगा टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू कोर्ट एंड आर्टिकल टू कोर्ट्स। एंड आर्टिकल 124C था विच अकॉर्डेड express authority to parliament to make laws regulating the manners of NJAC's functioning। तो 124C में इन्होंने पार्लियामेंट को पावर दे दी कि NJAC कैसे काम करेगा, उसको रेगुलेट करने का काम पार्लियामेंट करेगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उस समय फिर जो लोग थे उन्होंने NJAC को फिर नल एंड वॉइड जो कहा कि इट इज़ नल एंड वॉइड, इसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिकली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है, जुडिशरी पार्लियामेंट्री उसके अंतर्गत आ जाएगी एंड सीवियरली हैम्पर करेगा, डैमेज करेगा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इस कारण से इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया एंड इसको हटा दिया गया। तो दिस वाज द स्टोरी सो फार। देखते हैं क्या होता है। अगली न्यूज़ है द डिबेट अराउंड कॉन्जुगल विजिट्स फॉर प्रिजनर्स। अब डिबेट चल रहा है कॉन्जुगल विजिट्स अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए प्रिजनर्स को। तो आई थिंक पंजाब जो है, द स्टेट ऑफ पंजाब ने इसको फर्दर किया है द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के नाम पे, एंड उन्होंने प्रिजनर्स को अलाउ किया है कॉन्जुगल विजिट्स, है ना। प्रिजनर्स के लिए कॉन्जुगल विजिट्स अलाउ किया है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस इनिशिएटिव विल लीड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मैट्रिमोनियल बॉन्ड्स एंड इंश्योर गुड कंडक्ट ऑफ प्रिजनर्स, ठीक है ना। तो कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूँ। कॉन्जुगल राइट्स मतलब कि राइट्स क्रिएटेड बाय मैरिज, ठीक है। दीज आर द राइट्स विच आर क्रिएटेड बाय मैरिज, मतलब कि इट इज़ द राइट ऑफ अ हस्बैंड टू स्पेंड टाइम विद हिज वाइफ और स्पाउस, ठीक है ना। तो अपनी वाइफ के साथ अपना जो हस्बैंड है ही और शी शुड स्पेंड टाइम टुगेदर, दोनों साथ में समय बिताएं। दिस इज एक्चुअली द कॉन्जुगल राइट। कॉन्जुगल विजिट्स भी यही कंसेप्ट पे है कि प्रिजनर्स को कुछ प्राइवेट टाइम दिया जाए विद देयर स्पाउसेस एंड वाइफ्स इन द जेल प्रिसिंक्ट्स। जेल के अंतर्गत ही एक अलग से रूम या एक अलग से व्यवस्था की जाए जिसमें कि द हस्बैंड एंड वाइफ दे कैन स्पेंड सम प्राइवेट टाइम विद ईच अदर, है ना। एटलीस्ट वंस एवरी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, जो भी एक अलग अलग स्टेट अलग अलग क्राइटेरिया पर डिसाइड करेंगे, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं, बट दिस इज व्हाट द राइट बेसिकली इज, कॉन्जुगल राइट, ठीक है ना।
एंड कई लोग कहते हैं कॉन्जुगल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द स्पाउसेस ऑफ द प्रिजनर्स, मतलब प्रिजनर की स्पाउसेस का राइट्स है ना। कई लोग कहते हैं प्रिजनर राइट्स में आता है। इंटरनेशनली कई लोग बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो रूल्स हैं वो फॉर द ट्रीटमेंट, मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, ये कहता है कि ये राइट होना चाहिए। अब ऐसे में यहाँ पंजाब ने इसको किया है। जुडिशियल व्यूज़ अगर हम देखें तो पहले केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस, जिसमें जस्टिस अय्यर ने ऑब्जर्व किया था विजिट टू प्रिजनर्स बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स are solace in isolation and only a dehumanized system can derive vicarious delight in depriving prison inmates of this humane amenity। तो ये तो विजिट्स के ऊपर उन्होंने बोला था सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में कि इतने अकेलेपन में यही एक तरीका है विच इज़ अ सोलेस इन आइसोलेशन, ठीक है ना। हालांकि जब स्पेसिफिक क्वेश्चन कॉन्जुगल राइट्स का आता है तो हाई कोर्ट्स ने काफ़ी डिफरेंट रूलिंग्स दी है। जसवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में एक कपल विच वाज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर एंड ऑन डेथ रो मेड अ पिटीशन टू द कोर्ट टू इन्फोर्स देयर राइट टू प्रोक्रिएट। उन्होंने कहा था कि भैया हम लोग को डेथ रो में है हम लोग, तो हमको राइट टू प्रोक्रिएट मिलना चाहिए। द प्राइमरी क्वेश्चन बिफोर द लॉ वॉज वेदर द राइट टू कॉन्जुगैलिटी एंड प्रोक्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ और नॉट। तो हाई कोर्ट ने इस समय क्या कहा, इट हेल्ड दिस राइट टू कॉन्जुगैलिटी एंड सेड दैट इट इज अवेलेबल टू प्रिजनर्स अंडर आर्टिकल 21 सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। उस समय हाई कोर्ट ने कहा कि यस इट इज अवेलेबल टू द प्रिजनर्स अंडर आर्टिकल 21 राइट टू कॉन्जुगैलिटी एंड प्रोक्रिएशन, बट इट इज सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना। लेकिन दूसरा केस था महाराज वर्सेस स्टेट 2022 का मद्रास हाई कोर्ट का केस था। वहां पे क्वेश्चन ऑफ वेदर कॉन्जुगल राइट्स आर पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय आर्टिकल 21, वहां पे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स किए गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखें पंजाब का जो मॉडल है उसमें उन्होंने क्या किया है, कॉन्जुगल विजिट्स को प्रिविलेज कहा है रादर देन राइट, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रिविलेज रादर देन राइट। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि जो एवरेज टाइम रहेगा कॉन्जुगल विजिट्स का वो 2 घंटे का रहेगा, 2 आवर्स का रहेगा। इट विल बी अलाउड वंस एवरी 2 मंथ, हर 2 महीने में एक बार अलाउ किया जाएगा। इसके बाद विजिटिंग स्पाउस विल हैव टू फर्निश अ प्रूफ ऑफ मैरिज एंड मेडिकल सर्टिफिकेट्स डिक्लेयरिंग दैट ही और शी इज़ फ्री फ्रॉम HIV। तो मैरिज का सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम एनी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और HIV, ये सब का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी किसको, हाई रिस्क प्रिजनर्स को, टेररिस्ट को, चाइल्ड अब्यूजर्स को, सेक्शुअल ऑफेंडर्स को, डेथ रो कन्विक्ट्स को, प्रिजनर्स हु सफर फ्रॉम HIV एक्सेट्रा, इनको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, बिल टू अमेंड लॉ ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। अब एक बिल है जो कि अमेंड करेगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को, ठीक है। किसको अमेंड करेगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को अमेंड करने के लिए एक बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में। विंटर सेशन चल रहा है, आप सबको पता है। एंड दिस बिल सीक्स टू स्ट्रेंथन द गवर्नेंस, रिफॉर्म एंड इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इंप्रूव द मॉनिटरिंग mechanism and ensure ease of doing business in multi-state cooperative societies। तो multi-state cooperative societies की वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए और इलेक्टोरल प्रोसेस की रिफॉर्म्स के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। किसके, मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। अब इसमें क्या क्या है, इट एम्स टू इम्प्रूव द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड एंड इंश्योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बोर्ड है उसके कंपोजिशन को सही करने का इसका बिल का एम है। दूसरा, फंड्स फॉर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ताकि फंड्स बढ़ सकें फॉर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसके अलावा गवर्नेंस जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को उसको ज़्यादा डेमोक्रेटिक एंड ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करना इसका एम है। बिल में प्रोविजंस हैं जिसमें कहा गया है कि एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी, कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी, कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा, कोऑपरेटिव ऑम्बुड्समैन होगा। कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड कोऑपरेटिव ऑम्बुड्समैन रहेगा। इसके अलावा इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस के लिए प्रोविजंस किए गए हैं। विमेन का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज किया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर्स बोर्ड में इंक्लूड किए जाएंगे। एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स में जब ये सब चीज़ें आएंगी तो इंक्लूसिवनेस ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा रिगार्डिंग दिस बिल एंड द अमेंडमेंट्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड इन दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में देखना है। यूजीसी फॉर्म्स पैनल टू वर्क ऑन टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस।
अब यहाँ पर जो यूजीसी के चेयरपर्सन है एम जगदीश कुमार, उन्होंने इंटरनेशनल पब्लिशर्स से एक मीटिंग की है बैठ करके, एंड यूजीसी का ये कहना है कि जो इंडियन अलग अलग मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं इंडिया में, वो इंडियन की लैंग्वेजेस में आ जाएं, इंडियन लैंग्वेजेस में आ जाएं। इसके लिए जैसे बड़े बड़े पब्लिशर्स, ये आपका टेलर फ्रांसिस हो गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस हो गया, मैग्रो हिल हो गया, इन सब के साथ यूजीसी के चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार ने मीटिंग रखी थी। और इन्होंने एपेक्स कमेटी को बताया कि उन्होंने बताया कि एक एपेक्स कमेटी फॉर्म की जा चुकी है जो कि रोड मैप बना रही है फॉर ब्रिंगिंग आउट टेक्स्ट बुक इन इंडियन लैंग्वेजेस। आप सबको पता होगा कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के, उन सब के जो बुक्स हैं वो ट्रांसलेट होंगी इन द इंडियन लैंग्वेजेस। और ये इसके लिए टाइम पीरियड जो है लगभग 6 से 12 महीने का टाइम पीरियड वो कह रहे हैं। बाद में ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को भी कवर करेंगे। पब्लिशर्स ने उनकी विलिंगनेस शोकेस की है ना, कि ठीक है हम इसमें नेशनल मिशन में हम आपकी मदद करेंगे। अभी ट्रांसलेट करने के लिए लैंग्वेजेस जो हैं वो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज़, पंजाबी, हिंदी एंड उर्दू, ये लैंग्वेजेस हैं जिनमें ये की जाएंगी वो। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एक पैनल बनाया है बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे के अंतर्गत, एंड उस पैनल से जो लीगल बुक्स हैं उनका ट्रांसलेशन होगा इन द रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है ना। इसी के साथ साथ इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक हो रही है, मेडिकल की हो रही है, तो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग एज ऑफ नाउ। Plan to install 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030 to cost 2.44 ट्रिलियन रुपीज़। तो लगभग 2.44 ट्रिलियन रुपीज़ लगेंगे 2030 तक अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि इंडिया का जो प्लान है, इट इज़ टू इंस्टॉल 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 2030 तक, ऐसा बताया सीईए ने। मतलब उन्होंने कहा कि 50% जो एनर्जी कंजप्शन होगा 2030 तक वो वो रिन्यूएबल सोर्सेज से होगा, नॉन रिन्यूएबल से नहीं। मतलब नॉन रिन्यूएबल से तो 50 होगा ही होगा, नॉन रिन्यूएबल से 50 होगा, रिन्यूएबल से भी 50 होगा, ठीक है ना। एंड जो ये ट्रांसमिशन प्लान है इसमें बेसिकली विंड एनर्जी को भी प्रमोट किया जाएगा, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड तमिलनाडु। यहाँ विंड एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। RBI tweaks to UPI will help in e-com share purchases etc. अब शक्तिकांता दास जी ने यूपीआई में एक नया शिफ्ट किया है ना, इन द टू ऐड अ न्यू फीचर इन द यूपीआई प्लेटफॉर्म्स टू एड पेमेंट्स वेयर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैपन लेटर। मतलब ये अब जो गवर्नमेंट के भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है, बीबीपीएस जो है, या गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी यूपीआई पेमेंट मैकेनिज्म्स हैं, उसमें वो एक नया फीचर ऐड करेंगे जिसमें होगा डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब लेटर होती है, बाद में होती है। मतलब ऐसी चीज़ों की पेमेंट जिसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैपन लेटर। तो मतलब जैसे ई कॉमर्स में आपको कोई परचेज करना है ना, तो उसकी पेमेंट आप करने के लिए यूपीआई प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ सेटअप कर सकते हो, होटल बुकिंग्स के लिए कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर परचेजेस एंड ऑल भी आप कर सकते हो। तो इसमें एक फीचर नया इंक्लूड किया गया है, आरबीआई ने किया, जिसका नाम है सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट फंक्शनैलिटी। यूपीआई में कौन सी फंक्शनैलिटी है कि ऐड की गई है? सिंगल ब्लॉक एंड मल्टीपल डेबिट्स फंक्शनैलिटी। मतलब आप एक बार क्या है, पैसे ब्लॉक कर दोगे और फिर उसी पैसे से आपका डेबिट होता रहेगा, ठीक है ना। हालांकि कुछ प्राइवेट आई थिंक उन्होंने तो पहले ही प्रोवाइड कर रखी है सुविधा। तो एक कस्टमर क्या कर सकता है, इट कैन क्रिएट अ पेमेंट मैंडेट अगेंस्ट अ मर्चेंट बाय ब्लॉकिंग फंड्स इन और हर बैंक अकाउंट। तो एक मर्चेंट के अगेंस्ट आप पहले फंड ब्लॉक कर दोगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई सपोज करो आपने गूगल वर्कस्पेस खरीदा, तो अब आपने एक मैंडेट बना दिया कि हर महीने 700 रुपये या 800 रुपये आपका गूगल वर्कस्पेस जब चाहे तो वो काट सकता है आपके अकाउंट से। तो ये ऐसे मैंडेट बन जाएंगे और फिर ये मैंडेट जो है, इन मैंडेट्स के माध्यम से आप बेसिकली सेटअप कर सकते हो। और मर्चेंट्स जो रहेंगे उनको ये भी एश्योरेंस मिल जाएगा कि हाँ टाइमली पेमेंट होगा, है ना। कस्टमर के अकाउंट में अगर पैसे हैं तो टाइमली पेमेंट होता रहेगा। एंड भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो है, बीबीपीएस जो सिस्टम है गवर्नमेंट का ही है, तो वो इनेबल करेगा द पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल सर्विस, एजुकेशन फीस, टैक्स पेमेंट, रेंट पेमेंट, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे दो नाम लिखे हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड एमएसएफ। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। देखो एलएएफ क्या होता है, एलएएफ का मतलब जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, नाम से क्लियर है, लिक्विडिटी का एडजस्टमेंट मतलब ये देखना कि गवर्नमेंट बैंक्स के पास पैसा है कि नहीं है,
ठीक है ना। तो क्या होता है, कई बार शॉर्ट टर्म में बैंक्स के पास पैसे कम हो जाते हैं। जब बैंक्स के पास पैसे कम होते हैं तो क्या करता है, आरबीआई से पैसे लेता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेता है। और किस पे लेता है, रेपो रेट पे लेता है। तो रेपो रेट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म्स ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अगर बैंक्स के पास पैसा नहीं है तो शॉर्ट टर्म में वो रीपर्चेज एग्रीमेंट, रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, मतलब आपने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी आरबीआई को, उनके एवज में आपने पैसे लिए और आपने एक वो भी साइन किया एग्रीमेंट कि हम रीपर्चेज करेंगे इन सिक्योरिटीज़ का, आपको पैसा चुका देंगे और अपना एक सिक्योरिटी ले लेंगे। तो ये हो गया लिक्विडिटी। दूसरा क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो जाए बैंक्स में अचानक से। तो अगर मान लो बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है तो क्या करते हैं, कई बार वो आरबीआई को पैसे दे देते हैं। आरबीआई को देते किस में, रिवर्स रेपो में। तो जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है, दे आर द मैकेनिज्म्स ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। वहीं पे अब बात होती है एमएसएफ की। एमएसएफ क्या है, तो एमएसएफ एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैकेनिज्म है पैसे लेने का, एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैकेनिज्म है। मान लो बैंक्स के पास जितना लिमिटेशन था उतना पैसा उन्होंने दे दिया है ना, मतलब जितने सिक्योरिटीज़ थी उतना पैसा ले लिया उन्होंने आरबीआई से। अब मान लो बैंक्स के पास सिक्योरिटीज़ नहीं बची हैं उनके मेन अकाउंट में और केवल एसएलआर अकाउंट में उनके पास सिक्योरिटीज़ बची हैं। तो एलएएफ के समय एसएलआर अकाउंट यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में अगर उनके पास कोई सिक्योरिटी, उसका यूज़ एलएएफ में नहीं किया जा सकता है। बट मान लो बैंक्स को और पैसा चाहिए तो आरबीआई इनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि अब आप एमएसएफ के अंतर्गत पैसा ले सकते हो, मतलब एमएसएफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे एसएलआर की सिक्योरिटीज़ का यूज़ करके फिर बैंक्स पैसा ले लेते हैं। और एमएसएफ में याद रखेगा कि ऑब्वियस बात है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो रेपो रेट से भी ज़्यादा रेट रहता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 1% और ज़्यादा ही रहता है रेपो रेट का। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको समझ में आ गई होगी। तो एमएसएफ की फैसिलिटी ये है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटी विच इज़ देयर। RODTEP स्कीम फॉर फार्मा केमिकल्स आयरन स्टील। तो आयरन स्टील फार्मा केमिकल्स इनके जो एक्सपोर्टर्स हैं इनको अब RODTEP स्कीम दी जाएगा, का बेनिफिट दिया जाएगा। RODTEP स्कीम क्या है, रिडक्शन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस को रिमिशन करना, उनको कम करना, ठीक है ना। पहले ये इन सेक्टर्स में अवेलेबल नहीं थे, अब इनमें भी अवेलेबल रहेगा। जनवरी 2021 में ये स्कीम जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी, जिसने उस समय मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम थी उसको हटाया था। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम थी उसको हटाया था। एंड मतलब ये बेसिकली ये क्या गया था कि ताकि जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे ना दिखें और हमारे प्रोडक्ट्स बाहर थोड़ा कंपैरेटिव दिख पाएँ, कॉम्पिटिटिव दिख पाएँ, तो इस कारण से ये था। तो ये सेक्टर्स जो थे पहले इसमें नहीं थे, अब इनको भी इंक्लूड कर दिया गया है, फार्मा, आयरन, स्टील, इन सबको। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।